नमस्कार दोस्तों, आकार आईएएस के ऑनलाइन मंच पर मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज हम 2022 के अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अप्रैल माह का जितना भी संपूर्ण निचोड़ है वो आपके सामने मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। आपको यहां पर जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं 90% है, क्योंकि बहुत पूरा अप्रैल के माह में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के यहां पे रखे गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके ये वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल का समसामयिकी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को समाधि जमा का मतलब होता है एफडी, जो अपन एफडी करते हैं ना, ये लिखा हुआ देखो एफडी फिक्स डिपॉजिट, जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो लंबे समय के लिए उसको एफडी कहते हैं। जैसे 2 साल 5 साल 10 साल उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वही सुविधाएं प्रदान कर रहा है एयरटेल, है ना। सुविधा प्रदान करने के लिए उसने किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक एग्रीमेंट करा है। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने एफडी को में अच्छा ब्याज दर देने के लिए किस भारतीय बैंक के साथ एमओयू साइन किया है? तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर फटाफट। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक या आईडीबीआई बैंक? तो फटाफट बताइए इसका आंसर, नहीं तो मैं बताता हूं। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो उसका आंसर है सी, इंडसइंड बैंक। सुना होगा आपने, प्राइवेट बैंक है। तो इंडसइंड बैंक के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है, किसके लिए? एफडी के लिए। तो जल्दी से ये भी पता लगा दी बताते हैं हम लोग इसके लिए कि इस एफडी में आपको ब्याज दर कितनी मिलने वाली है। तो 6.5% की ब्याज दर आपको मिलेगी। कितनी? 6.5 प्रति साल। हर साल में आपको जो भी अमाउंट आप भरते हैं उसमें आपको 6.5% की प्रत्येक वर्ष के अनुसार क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और सीनियर सिटीजनों के लिए यह ब्याज दर कितनी है? 6.5 और बढ़ा दिया गया है। किसके लिए? 60 वर्ष के ऊपर वालों के लिए। ठीक है ना। तो 60 वर्ष के ऊपर या 60 वर्ष, जिसको हम सीनियर सिटीजनशिप कहते हैं, उनके लिए ब्याज दर क्या है? 6.55 हो गया। 0.5% और एक्स्ट्रा मिलेगा। किसको? 60 वर्ष के ऊपर के नागरिकों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने एफडी में के साथ किस बैंक के साथ समझौता किया? तो इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया। कितना ब्याज दर देगा? तो मैंने यहां पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन। चलिए, अप्रैल 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ एशियाई विकास बैंक एडीबी का नाम आपने सुना होगा? एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, स्टैटिक्स पार्ट में, कि इसका मुख्यालय कहां है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापित कब किया गया था, इसको भी बता देंगे आपको। ठीक है ना। पहले ये देख लेते हैं, क्वेश्चन में फोकस करते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने सीमा पार व्यापार की कार्य क्षमता, सीमा पार में क्या कार्य क्षमता बढ़ाने, सुरक्षा में सुधार करने, विकास तेज करने के प्रयासों को समर्थन करने हेतु कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? 143 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। मतलब हमारे भारत का जो पड़ोसी देश है, लिखा होगा ये, इन देशों में से किस देश को एडीबी ने 143 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी? काय के लिए?
आपके कार्य क्षमता, जो भी उनके जो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब भाई एडीबी करता क्या है, एक आर्थिक संगठन है। आर्थिक संगठन मतलब ये आर्थिक रूप से अन्य देशों को सहायता करता है जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। तो ऐसे ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ऊपर करने के लिए, बढ़ाने के लिए एडीबी ने 143 बिलियन डॉलर क्या दिया है, वित्तीय सहायता दी है। कार्य क्षमता, पूर्वानुमेयता और सुरक्षा सुधार करके विकास तेज करने के लिए, मतलब इन पार्ट में ये क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि इनमें से किसी देश का क्या हो सके, विकास हो सके। तो जल्दी से बताइए कौन से देश को उसने सहायता करी है 143 बिलियन डॉलर की। ये अप्रैल अप्रैल माह का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए श्रीलंका। देखिए पहला ऑप्शन श्रीलंका होगा क्योंकि अभी वित्तीय संकट झेल रहा है श्रीलंका, वित्तीय संकट झेल रहा है, सबसे ज्यादा महंगाई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला श्रीलंका होगा। और ज्यादातर अपने कॉमन सेंस का लोग यूज करेंगे और श्रीलंका आंसर लगा देंगे, मगर गलत आंसर हो जाएगा। तो ये गलती मत करना। यहां पर जो मैंने ऑप्शन डिजाइन करे हैं ये कहीं से चोरे नहीं है, ये खुद डिजाइन करे हैं। ऐसे डिजाइन करे हैं जिससे कि लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि पेपर में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, आप देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं और आप अपना जितना भी अनुमान लगाएं, जितना भी कॉमन सेंस लगाए, वो सब यही तक रह जाता है। हाल ही में देखिए श्रीलंका संकट में है, वित्तीय संकट में है, तो अपन को लग रहा है एडीबी इसको सहायता करा है, तो अभी नहीं करा है, इसको नहीं करा है। पाकिस्तान को तो वो करेगा भी नहीं, करेगा मगर हमारा दुश्मन है ना भारत का। तो जनरल नेपाल वैसे ही अभी डेवलप्ड हो रहा है, तो बचा कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश को एडीबी ने क्या करा है, वित्तीय सहायता दी है। ठीक है ना, किसको, बांग्लादेश को 143 मिलियन की, जिससे कि वो अपनी कार्य क्षमता को, पूर्वानुमेयता को, सुरक्षा में सुधार करे, जिसके कारण उसका विकास तेजी से हो सके, क्योंकि बहुत डेवलप्ड हो रही है ये। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड, उन सबकी यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है। मतलब कपड़े का सबसे बड़ा व्यापार अगर देखा जाए है ना, तो बांग्लादेश कर रहा है अभी हाल ही में। ठीक है, तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये उभरने वाला हो सकता है बांग्लादेश, जिसको बनाया किसने, भारत ने है। ये 1971 युद्ध जो हुआ था, उसी युद्ध में हम लोग जीते थे, पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। ठीक है ना, तो अभी वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश की पीएम कौन लेडी है, शेख हसीना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बांग्लादेश की अभी प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, राजधानी क्या है, ढाका। क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और वहां पे उनकी प्रधानमंत्री है, वो कौन है, शेख हसीना है। ठीक है ना। अगर हम एडीबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में कर दी गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मनीला। कहां, मनीला। मनीला कहां है, फिलीपींस। फिलीपीन की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही एडीबी का मुख्यालय है। किसका, एडीबी का मुख्यालय कहां पर, मनीला में है। स्थापना कब हुई थी, 1960। और अभी वर्तमान में एडीबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो भी लिख लीजिए। एडीबी के अध्यक्ष मासातुंगु। मासा एक, याद हो आप अगर कार्टून देखते हो तो एक मासा और बेयर आता है, तो बस वही मासा को आपको याद रखना है। मासा तुस्सुंगु या तुस्सुंग, ये इनका नाम है, जो वर्तमान में अभी क्या है, एडीबी के अध्यक्ष हैं। तो ये और जानकारी आप लोगों के लिए याद करने के लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एडीबी का मुख्यालय से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एडीबी का मुख्यालय कहां है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहां है, मनीला। फिलीपीन की राजधानी। कब हुआ था स्थापना, 1966 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, मासा तुस्सुंग या तुस्सुंगु। ये कौन है वर्तमान में, एडीबी के अध्यक्ष हैं। क्लियर। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। शेख हसीना क्या है, वहां की पीएम है। और हाल ही में एडीबी ने 143 मिलियन डॉलर की सहायता किसको करी है, बांग्लादेश को करी है। ये हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ये थोड़े अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में हो सकती है, ठीक है ना। हर जोन को कंप्लीट करा गया है यहाँ पे, रक्षा, अर्थव्यवस्था, दिवस है ना, नियुक्तियां, और अप्रैल की जितनी भी इंपॉर्टेंट मतलब चीजें हो सकती हैं वो सब कवर करा है यहाँ पे। तो इसलिए वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं, और जिस हिसाब से ऑप्शन रखे हुए हैं आपके एग्जाम में उसी तरीके से ऑप्शन भी पूछे जाएंगे, देख लेना। हाल ही में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान, पूर्वानुमान करा। तो जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करता है, हर साल एक आउटलुक जारी करता है जिसमें वो एक एज्यूमेशन करता है कि हाँ, कि वर्ल्ड बैंक क्या है, एक वित्तीय सहायता करने वाला एक बैंक की बैंक की है वो, जो पूरे सहायता करता है देशों को, काय की वित्तीय सहायता करता है इससे कि उस देश का ग्रोथ हो सके, वित्तीय सहायता करके आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, जैसे एडीबी कर रहा था। एडीबी मगर एशियाई देशों को करता है, और वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व में जितने भी इसके सदस्य देश है उन सबको करता है ये, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक भी एक वित्तीय सहायक बैंक है जो कि अन्य देशों को ऋण प्रदान करता है या वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और उनको आर्थिक स्थिति सही करने के लिए, ठीक है ना। तो उसने भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है अभी 22-23, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उसमें भारत की जीडीपी कितनी हो सकती है, फटाफट बताइए। तो क्या आंसर है, 8% अनुमान लगाया है। ये किसके द्वारा है, वर्ल्ड बैंक द्वारा है। हर कोई बड़ी बड़ी एजेंसी अलग अलग पूर्वानुमान निकालती है, ये किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। नहीं तो आप ये मत समझना कि टोटल जीडीपी 8% है, नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। किसका, वर्ल्ड बैंक का अनुमान लगाया इसने कि भारत की जीडीपी 22-23 में इतनी 8% तक जा सकती है। क्लियर, हर एजेंसी का अपना खुद का अलग अनुमान है। क्लियर, ये वर्ल्ड बैंक का मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है, जल्दी बताइए, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय है जेनेवा। कहां है, जेनेवा। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि WB का मुख्यालय कहां है, तो जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। और इसी ने अभी भारत की जीडीपी कितना अनुमान बताया है 22-23 के लिए, 8%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मेंशन करा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी को मालूम है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर दिवस से आता है तो बोलता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया था, तो अप्रैल के 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है WHO द्वारा, ठीक है ना। किसको द्वारा, WHO द्वारा पूरे भारत में इस दिवस को पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 2022 में जो बनाया गया, अभी हाल ही में अप्रैल में बनाया गया है, जो उसका जो थीम था क्या था, उसका जो विषय था क्या था। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं भैया, हाल ही में जो दिवस बनाया उसकी थीम्स क्या है, उसका विषय क्या है, ठीक है ना। पहला तो क्वेश्चन क्या आएगा कि 7 अप्रैल को बनाया जाता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया था, तो आपको डेट आएगी 7, 8, 9, 10 जो भी उसमें लिखी हो, तो 7 अप्रैल है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया है, ठीक है ना, 7 अप्रैल को, उस 2022 में इसका विषय क्या है। तो इसका विषय देख लीजिए। देखिए ऑप्शन ऐसे आएंगे आपके सामने अगर एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको वैसे देगा, ऑलमोस्ट देखो सेम दिखेंगे आपको। अवर प्लेनेट अवर ट्री, अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, अवर प्लेनेट अवर वेल्थ, अवर प्लेनेट अवर सोसाइटी। तो सोसाइटी, अवर प्लेनेट अवर सोसाइटी एक हो तो सकता है, मगर हम WHO की बात कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी संस्था है पूरे विश्व की, है ना, जो मेडिकल से रिलेटेड इश्यूओं को सॉल्व करना इसका काम है अंतरराष्ट्रीय लेवल में, ठीक है ना। चिकित्सा संबंधी विषयों को सॉल्व करना इसका काम होता है, उसके बारे में उसको ओवरकम करना। जैसे कि अभी देखा होगा आपने, कोरोना बहुत फैला था, तो कोरोना में WHO द्वारा गाइडलाइन को हम फॉलो कर रहे थे, जो गाइडलाइन वो बना रहा था। जैसे उसने वैश्विक महामारी बोला तो हमने बोला भाई हाँ वैश्विक महामारी, हमने भी उसका समर्थन करा। तो हम लोग भारत भी WHO का पूरा समर्थन करते हैं,
ठीक है ना। तो WHO के लिए सोसाइटी थोड़ा वेट लग रहा है, वेल्थ मतलब पैसा, तो ये भी थोड़ा ओड लग रहा है। ट्री हो सकता है थोड़ा, ट्री कहीं ना कहीं, भाई ट्री जहां ज्यादा लगाओगे तो आप अपना स्वास्थ्य रहेगा सही, मगर ज्यादा अच्छा लग रहा है हेल्थ, स्वास्थ्य, हमारा प्लेनेट और हमारा स्वास्थ्य। तो क्या था थीम? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको ऑप्शन देके वो, अवर प्लेनेट अवर ट्री, अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, अवर प्लेनेट अवर वेल्थ। वेल्थ और हेल्थ दोनों अलग अलग चीज होती है, वेल्थ मतलब पैसा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अवर प्लेनेट अवर सोसाइटी, समाज, हमारा प्लेनेट हमारा समाज। तो ये भी एक स्लोगन बन सकता था, तो मैंने बना दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास दिवस से लेके, ठीक है ना। तो दिवस में वो थीम भी पूछ सकता है और दिवस का तारीख भी पूछ सकता है, कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। WHO द्वारा बनाया जाता है। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। कहां है? जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। इसलिए 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, ठीक है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। करेंट प्लस स्टैटिक्स दोनों आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपका दिवस से क्वेश्चन है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 2022 में पृथ्वी दिवस मनाया गया, बिल्कुल मनाया गया भाई। 2022 में पृथ्वी दिवस मनाया गया, मतलब पृथ्वी दिवस की डेट पूछिए तो वो आपको बतानी है, ठीक है। जिसका विषय क्या था? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट में क्या करें? इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पृथ्वी दिवस का क्या था? विषय था 2022 का, ठीक है ना। अब आपको यह बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 जून, 22 मार्च और 22 अप्रैल। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिए, हम कौन सा करेंट पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में? अप्रैल का संपूर्ण समसामयिकी हम पढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो भाई अप्रैल का जब करेंट पढ़ रहे हैं तो अप्रैल की डेट तो एक ही दिख रही है भाई, तो यही आंसर। तो 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को हर वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में बनाया जाता है। ऐसी 22 मार्च को जल दिवस के रूप में बनाया जाता है ना। और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है ना। 22 जून में कोई डेट ऐसे स्पेशल है नहीं, इसलिए 3 इंपॉर्टेंट थी, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, है ना। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे, है ना। जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में बनाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो 22 वाले सब याद रख लेना, 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, तीनों याद रख लेना। 22 मई को जैव विविधता, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अप्रैल के पहले क्या आता है? मार्च, तो 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहां से मैं बोल रहा हूं 95% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। इनका फोटो आपने देखा होगा अभी समाचारों में, एक हफ्ते तक ये समाचार बहुत चला, एक हफ्ते भी नहीं, कम से कम 15 दिन चला होगा। क्योंकि आपको हाल ही में मालूम है, हमारा जो विरोधी देश है, पड़ोसी देश भी बोल सकते हैं, विरोधी भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमें हाल ही में अभी अप्रैल में क्या हुआ था? तख्ता पलट हुआ था। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, कौन थे? इमरान खान, उनका तख्ता पलट कर दिया। किसने? ये व्यक्ति ने। इनका नाम क्या है? ये आपका लिखा हुआ है। मगर देखिए एग्जाम में पैटर्न कैसे क्वेश्चन का बदलता है वो।
आप पढ़ के क्या गए और पूछ क्या लिया उसने। तो ये देखिए, क्या ये मैं आपको करेंट के साथ ये भी बता रहा हूं कि करेंट पे वेरिएशन कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन के। आप हर तरीके से करंट पढ़ें, एक ही नजरिए से करंट ना पढ़ें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है ये, ठीक है। तो पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं ये? 23वें नंबर के। तो पहला क्वेश्चन कि भैया ये जो व्यक्ति जिनका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनका नाम क्या है? शहबाज शरीफ है। और ये पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किनका इनने तख्ता पलट किया है? इमरान खान का किया है, जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। तो शहबाज शरीफ हो गए। तो पहला क्वेश्चन 23वें नंबर के हैं। किस पार्टी से आते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो भैया यहां पे क्वेश्चन में पार्टी लिखी हुई है तो आपको बतानी है, तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पब्लिक पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम पार्टी या तहरीक-ए-पाकिस्तान। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। आप पढ़ के गए थे शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ को पढ़ के गए थे, 23वां भी पढ़ लिया था, मगर क्वेश्चन उसने कहां कर दिया? उसकी पार्टी पूछ ली। एक क्वेश्चन में बताता हूं, ये नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं ये, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं ये। इमरान खान से पहले कौन प्रधानमंत्री थे? नवाज शरीफ, मगर उनने कुछ आरोप लगा के उनको क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद इमरान खान बने प्रधानमंत्री, मगर इमरान खान पे भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना, अपने देश को अच्छे से नहीं चला पाए, तो इसलिए वहां पे अध्यादेश जारी किया गया और उनके प्रति क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव में वो अपना पक्ष नहीं रख पाए और इनको वोट ज्यादा मिल गए अविश्वास प्रस्ताव में, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा और ये नए प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के क्या हो गए? नियुक्त हो गए, शहबाज शरीफ। तो जल्दी बताइए। तो उनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम पार्टी। देखना पार्टी मैंने लिखा हुआ यहां पे, वैसे क्या है ये? लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कोष्टक पे नवाज। ये इस पार्टी का पूरा नाम है, क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये नवाज शरीफ द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि इनके क्या है? बड़े भाई है नवाज शरीफ, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नाम रखा गया इस पार्टी का। तो ये भी इसी पार्टी के भाई, दोनों भाई एक ही पार्टी के। स्टेब्लिश किसने करी थी? नवाज शरीफ। कब करी थी? 1993 में। तो 1993 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की स्थापना की गई, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? पहले नवाज शरीफ थे, और अभी हाल में तख्ता पलट होने के बाद 23वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, और ये भी उन्हीं पार्टी के हैं जिन पार्टी के नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इसकी स्थापना 1993 में नवाज शरीफ ने करी थी। तो इतना डाटा आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? राष्ट्रपति जल्दी बताइए। तो कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरी बार के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में कमीशन आयोग पूछता है, तो ये आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वर्तमान में इनकी अप्रैल में नियुक्ति हुई है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है आपके एमपीपीएससी 19 जून वाले पेपर में। तो वर्तमान में दूसरी बार विजय सांपला जी को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इन्होंने पंजाब विधानसभा से चुनाव लड़ा था, इस कारण से इनने इसके अध्यक्ष के रूप से हट गए थे, परंतु ये पंजाब विधानसभा चुनाव में ये हार गए, कांग्रेस से थे, हार गए। तो हारने के बाद वापस से इनको क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया, और इनने कांग्रेस छोड़ दी है। ठीक है ना, तो वापस से इनको अध्यक्ष बना दिया गया है अनुसूचित जाति का।
ठीक है। अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता था 1978 में। 1978 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता था, और 2003 में अधिवेशन आया और 3 में ही दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो 2004 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो 1978 में इसको क्या नाम से जाना जाता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। और 2000 अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 2004 में हुई है। ठीक है, मगर जाति जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1978 में हुई है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति आयोग के कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है, 338 आर्टिकल है इसमें इस आयोग का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 338A, तो ये आर्टिकल किसके लिए बना है, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए कौन से आर्टिकल का प्रावधान है, 338A के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई है, और 338 में अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और वर्तमान में अनुसूचित जाति इसके अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला, दूसरी बार इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एमपीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है वर्तमान में, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 मई 2022 में थल सेना के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, थल सेना के उपाध्यक्ष बोला, याद रखना, गौर करना, क्या बोला है, उपाध्यक्ष, और हम लोग अध्यक्ष लगा देंगे। ये हाल ही मई का करंट एकदम 1 मई का है, मगर अप्रैल में क्यों रखा है, क्योंकि 1 मई का 30 अप्रैल तक को हम करना था, तो इसको इसलिए रख दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के ऐसे रखे हैं, जैसे आप बोलोगे हाल ही में 1 मई 2022 को थल सेना के उपाध्यक्ष, तो हाल ही में अभी थल सेना के अध्यक्ष भी बदले हैं। पहले कौन थे, मनोज नरवरे थे, अब कौन हो गए, मनोज पांडे हो गए, मगर अध्यक्ष थोड़ी पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन बने हैं, जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू, इनको थल सेना का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और थल सेना के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जनरल पांडे, कौन, मनोज पांडे। 30 अप्रैल को इन्हें सेवा में नियुक्त हुए गए। 30 अप्रैल को इन्होंने थल सेना के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है ना, कौन से नंबर के, 29वें नंबर के। ठीक है, 29 नंबर के। किसका स्थान लिया है, तो मनोज मुकुंद नरवरे, इनके स्थान में। इनका कार्यकाल कब तक था, 30 अप्रैल तक था, और 30 अप्रैल से जो हमारे नए थल सेना अध्यक्ष बन गए वो मनोज पांडे। तो मनोज ने मनोज का स्थान लिया, देख लीजिए, मनोज ने मनोज का स्थान लिया है। 30 अप्रैल से आया, और 1 मई को थल सेना के उपाध्यक्ष भी चेंज हो चुके हैं। क्या नाम हो गया है, जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और उपाध्यक्ष पूछेगा वो, और आप अध्यक्ष मत लगा देना, क्योंकि स्टार्टिंग अभी 30 अप्रैल को अध्यक्ष चेंज हुए हैं, और 1 मई को 2022 को उपाध्यक्ष चेंज हो गए, तो दोनों के 1 दिन का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर लगाना। आर हरि कुमार कौन है, तो ये आपके नेवी मतलब जल सेना के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अभी जल सेना के अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार। जनरल VR चौधरी ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी है। थल सेना कौन है, मनोज पांडे है, और जल सेना कौन है, आर हरि कुमार। और थल सेना के उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं अभी वर्तमान में 1 मई 2022 को। कौन बन गए हैं, जनरल बग्गावली
सोमशेखर राजू। क्लियर? ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ज्यादातर लोग इस पे आंसर लगा देंगे, मगर आंसर क्या है? डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो यात्रा से लेके ये क्वेश्चन है, यात्रा आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है और ये इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति पहली बार इस देश की यात्रा के लिए गए हैं। मतलब अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति, कोई भी इस देश में अभी नहीं गया था, तो ये पहले राष्ट्रपति बन गए जो इस देश पे गए। अब कौन सा देश है देखते हैं। तो 2022 में अप्रैल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नीदरलैंड और अन्य किस देश की यात्रा के लिए गए थे? नीदरलैंड तो गए थे, नीदरलैंड के साथ एक और देश की यात्रा के लिए गए थे, जो कि ये चारों में से एक है। तो बताइए, ऑप्शन देखिए, आप सब एक जैसे लग रहे होंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। तो नीदरलैंड के साथ ये तुर्कमेनिस्तान की यात्रा में गए थे। 2 दिन यहां बिताए इनने और 4 दिन नीदरलैंड में बिताए। वहां पे इन्होंने आपसी मतलब रक्षा को लेकर और सुरक्षा को लेकर मुद्दों में, भूखी मुद्दों में क्या चर्चा की है। भाई कोई भी किसी यात्रा में जा रहा है देश की, तो वहां पे कोई ना कोई अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों पे ही चर्चा होती है, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो कोई आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, या कोई ऐसी सेवाएं हो, हवाई सेवा, इन सब चर्चा की बात होती है, इससे कि आपस में इन लोगों के संबंध अच्छे बने रहे। ठीक है? तो नीदरलैंड के साथ तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान में कोई राष्ट्रपति की पहली यात्रा है ये। राष्ट्रपति बनने, अभी तक जो भी राष्ट्रपति बना है अभी तक तुर्कमेनिस्तान की टूर पे नहीं गया था, तो पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं रामनाथ कोविंद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में गए हैं। ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहां पे मेंशन करा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इनका चेहरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है? तो ये कौन है, किस देश के राष्ट्रपति है, ये आपको बताना है, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाल ही में प्रविंद कुमार नाम है इनका। क्या नाम है? प्रविंद कुमार जुगनाथ 8 दिन की भारत यात्रा पे मुंबई पहुंचे हुए ये व्यक्ति किस देश के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। चलिए बताते हैं। ये है मॉरिशस के ये प्रधानमंत्री हैं। नाम भी देखो हिंदू लग रहा है, और मॉरिशस की जो आपको मालूम होगा आधिकारिक भाषा यहां की क्या है, या शासकीय भाषा, शासकीय भाषा क्या है मॉरिशस की? हिंदी है ना? तो देखो प्रविंद कुमार जुगनाथ, नाम भी हिंदी है। ठीक है ना? तो यहाँ की जो प्रशासनिक भाषा है या शासकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। ज्यादातर हिंदू है यहाँ पर। ठीक है? तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? प्रविंद कुमार जुगनाथ। ये अभी हाल ही में भारत में 8 दिन की यात्रा के लिए आए थे। तो यात्रा से लेकर एक और क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब ये कहाँ गए? तो इनने गुजरात पे भी गए थे, है ना? गुजरात पे गए, जामनगर, वहां पे ये WHO की कोई समिट थी, वहां पे इन्हें भाग लिया, है ना? उसके बाद ये गांधीनगर भी गए, गांधीनगर में भी एक समिट पे इन्हें भाग लिया, है ना? गांधीनगर और गुजरात के जामनगर यहां पे विशेष समिट में इनने भाग लिया। यहाँ WHO की कोई मेडिकल संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट मेडिकल संबंधित समिट थी, तो वहां पे जामनगर में भाग लिया, और गांधीनगर में इन्वेस्टमेंट समिट थी कुछ, तो गांधीनगर गए। उसके बाद ये काशी विश्वनाथ भी गए। काशी विश्वनाथ कहां पर? उत्तर प्रदेश, जिसको अभी बहुत ही भव्य मंदिर बना दिया गया है योगी आदि के सहयोग से। काशी विश्वनाथ जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, यहाँ के दर्शन भी करे किन्ने? मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने। ठीक है ना? तो मॉरिशस की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुई क्या है? मॉरिशस की राजधानी है। ठीक है ना? और इसके साथ
यहां पर आर्थिक रक्षा से संबंधित और भी मुद्दों पर यहां पे बात हुई है और आपस में क्या हुआ है, समझौता हुआ है आर्थिक, सामाजिक और सौर ऊर्जा को लेकर, ठीक है ना, दोनों देशों के मध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लेना, आईएमपी क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखना आप, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में 132 केवी ट्रांसमिशन, ये दिख रहा होगा आपको, ये ट्रांसमिशन, ये बिजली के वो बने खंबे, तो यहां से बिजली सप्लाई होगी, ठीक है, इसका उद्घाटन करा पहले तो। इसका नाम क्या है, सोलू कॉरिडोर। क्या नाम है, सोलू कॉरिडोर। सोलू कॉरिडोर, ये किस किस के बीच है सोलू कॉरिडोर? पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सोलू कॉरिडोर किन देशों के बीच में बिजली के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है? तो भारत और नेपाल, पहली बात तो भारत नेपाल के मध्य बिजली ट्रांसमिशन के लिए एक सोलू कॉरिडोर बनाया गया है। कहां बनाया गया? तो नेपाल में ही है। आपको मालूम होगा नेपाल में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था कि ओपी शर्मा थे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद चेंज हो गए प्रधानमंत्री, है ना। तो जुलाई 2021 में शेर बहादुर दुईबा नए नेपाल के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के बाद उनकी पहली यात्रा कहां थी? भारत थी। और भारत जब वो आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले सौगात क्या दी? सोलू कॉरिडोर दे दिया उन्हें। सोलू कॉरिडोर नेपाल में दे दिया, जिससे कि 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, ये कम से कम बिजली उत्पन्न होगी 132 केवी ट्रांसमिशन। भारत और नेपाल दोनों को इससे सहायता मिलेगी। तो सबसे पहली सौगात क्या दी? कब आए थे भैया? ये अभी ये बने हैं। आए कब थे? 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2022 में ये यात्रा के लिए आए थे भारत। कौन? शेर बहादुर दुईबा, जो कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल को अपनी वाइफ के साथ भारत यात्रा में आए और प्रधानमंत्री ने पहली सौगात क्या दी? सोलू कॉरिडोर बनवा दिया, नेपाल के लिए खोल दिया। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है ये, ठीक है ना। उसके बाद सब स्टेशन का उद्घाटन किया। स्टेशन बनाया मतलब जिससे कि भारत और नेपाल के बीच ट्रेन चली रही है, उस सुविधा को और अच्छा करने के लिए सब स्टेशंस बनाए गए, उद्घाटन किया गया है। और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो शेर बहादुर दुईबा। तो सोलू कॉरिडोर और सब स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने क्या करा? नेपाल में, और भारत के रिश्तों को सही करने के लिए ये सौगात दी नेपाल को। एक और सौगात दी है, ये कार्ड को और लॉन्च कर दिया, रुपे कार्ड। आपको मालूम होगा, आपको एटीएम मिला होगा रुपे, जिसमें कि कोई चार्ज नहीं होता है, कहीं भी आप स्वैप करोगे तो वहां पे कुछ भी परसेंट नहीं कटता है। मगर आपका जो डेबिट कार्ड होता है उसको आप स्वैप करते हैं तो उस पर कुछ 2% या 1.5% कटता है, जहां भी आप पैसा, मतलब जहां पे भी आप स्वैप मशीन कर रहे हो। मगर रुपे कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भी एक डेबिट कार्ड है ना। तो रुपे कार्ड को भी लॉन्च करा उनने, कहां पे? नेपाल में। नेपाल को रुपे कार्ड की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी। किसको? शेर बहादुर दुईबा को, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें करी हैं प्रधानमंत्री ने। किसको? दुईबा को दी है। पहला तो 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन, सोलू कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इस बार का क्वेश्चन है ये। सोलू कॉरिडोर कहां है और ये क्या है ये, और कब इसको स्थापित किया गया, कब इसको सौगात दी गई प्रधानमंत्री द्वारा? तो नेपाल पे दी गई है, सोलू कॉरिडोर बनाया गया। ये 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, जिससे कि ऊर्जा के क्षेत्र में, है ना, ऊर्जा और लाइट के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध हो सके। सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है भारत और नेपाल के मध्य। उसके बाद रुपे पेमेंट कार्ड को भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। क्लियर? तो ये 3 सौगात दी है। किसको?
शेर बहादुर दोईबा। और अभी वर्तमान में मई चल रहा है, अभी वर्तमान में 15 मई, 14-15 मई को प्रधानमंत्री कहां की यात्रा गए? नेपाल। अप्रैल में ये आते, सोचिए अप्रैल में दोईबा जी आ रहे हैं, दोईबा, और मई में कौन जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। सोच लीजिए आप, तो पहले ये आए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी गए, तो दोनों के बीच आप देख ही रहे कैसे संबंध है, बढ़िया अच्छे संबंध चल रहे हैं। तो अभी वर्तमान में मोदी जी नेपाल यात्रा में, अभी आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में, मई में, और अप्रैल में ये आए थे हमारे भारत, और भारत में आए तो इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको ये सौगात दे दी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट रुपे पेमेंट कार्ड लॉन्च करा है, सोलू कॉरिडोर, ये रहा सोलू कॉरिडोर, ये लॉन्च करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और दूसरा सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है भारत नेपाल के मध्य। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने की 99% संभावना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या दे दिया देखो आप, तो BRO ने इस सुरंग का पहली बात तो निर्माण किया था। BRO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है ना, 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, और इनने इतनी अच्छी रोड या टनल बना दी, अटल टनल, इसीलिए इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने इनके काम की सराहना करते हुए इनको इस बनाने के लिए क्या दिया है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित करा है। BRO के अभी वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है? राजीव चौधरी, जनरल राजीव चौधरी BRO के प्रमुख है, जिन्होंने ये जो ऑनर है ये रिसीव किया था। किसके माध्यम से? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा राजीव चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, जो कि BRO के क्या है? प्रमुख है। तो BRO द्वारा बनी अटल सुरंग, इसकी जो लंबाई है ये 9.2 है, 9.20 किलोमीटर। याद रखना 9.02 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी। ठीक है, और ये स्थित कहां है? लिखा होगा, ये दिख रहा है आपको, क्या लिखा है? रोहतांग। और रोहतांग दर्रा सुना है? कहां है रोहतांग दर्रा? तो रोहतांग दर्रा भैया हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ेगा। मतलब हिमाचल प्रदेश से लद्दाख का जो सफर है वो इससे कम हो जाएगा। जहां लंबा समय लगता था, अब यहां से 30 या 40 किलोमीटर का जो सफर है वो कम हो जाएगा इस टनल के माध्यम से। तो किस किस को जोड़ेगी ये टनल? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। क्लियर? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? BRO द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके क्या है? अभी प्रमुख हैं। ठीक है ना, इन्होंने ये अवार्ड ग्रहण किया है। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश में है। भैया दर्रे भी पूछ लिया था, दर्रे भी आप याद कर लेना। ठीक, रोहतांग दर्रा कहां है? तो इसका नाम ही अटल सुरंग, अटल टनल रोहतांग। ठीक है, और रोहतांग दर्रा जब हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए टनल का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ प्रौद्योगिकी विकास एवं विभिन्न हथियार प्रणाली के रख रखाव हेतु स्वदेशी समाधान खोजने के लिए, मतलब अब जो हमारा वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने हमारे एक IIT संस्थान के साथ मतलब MOU साइन किया है, एक संधि साइन करी है, जिसकी संधि के तहत ये दोनों मिलकर आपस में रक्षा संबंधित प्रौद्योगिकी के संबंधित स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाएंगे। मतलब देश के अंदर ही, मेक इन इंडिया, मतलब देश के अंदर ही हम
उस प्रौद्योगिकी या फिर रक्षा क्षेत्र से जो बनी चीजें हैं उनका निर्माण करेंगे। तो इस विकास को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए हमारी वायुसेना ने किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो याद रखना आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ हमारी वायुसेना ने समझौता किया है, जिसमें ये दोनों मिलकर आपस में स्वदेशी प्रोडक्ट बनाएंगे। वो कौन से होंगे? प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ प्रौद्योगिकी विकास एवं विभिन्न हथियार प्रणाली के रख रखाव हेतु स्वदेशी समाधान खोजने के लिए। मतलब स्वदेशी समाधान मतलब जितने भी हो सकते हैं हथियार और प्रौद्योगिकी विकास, वो टोटल हम भारत के अंदर करें। तो इसके लिए वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ क्या करा है? समझौता किया है। और वायुसेना के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? वी.आर. चौधरी। ठीक है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी अप्रैल में हुआ है ये काम। अभी अप्रैल में, हाल ही में अप्रैल में डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना नाम सुना होगा आपने पहले भी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहां किया है? पहली बात तो हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अप्रैल में करा है, अभी हाल ही में अप्रैल में करा है। हेलिना का कहां से किया है? तो आपको बताना है कहां से किया है। तो पहली बात तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहां पे परीक्षण बंद कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट। अब एक ही बचा है, पोखरण और बालासोर। तो कहां किया गया हेलिना का? पोखरण राजस्थान से किया गया है। ठीक है ना। हमने जो पिक्चर भी देखी पोखरण, जहां पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था अटल जी की सरकार में, है ना, पिक्चर देखी होगी, जॉन अब्राहिम है। तो वही पोखरण राजस्थान में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये रही हेलिना। अब इसको लॉन्च कैसे किया जाता है? तो इसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाता है। याद रखना, ये एक नाग मिसाइल है, ठीक है ना, और इसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। और इसका संपूर्ण मतलब इसका परीक्षण एकदम हमने कर लिया है और अच्छी तरीके से कर लिया है। कहां करा है? पोखरण राजस्थान। ये एक रेंज है जहां पर हम लोग परीक्षण करते हैं रक्षा से संबंधित। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव, आईएमपी कर लेना, आईएमपी क्वेश्चन है भैया। पुस्तक से अगर वो क्वेश्चन कर रहा तो ये पुस्तक वो पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी है और भीमराव अंबेडकर आपको मालूम है कितने विख्यात व्यक्ति हैं। ठीक है ना। तो 14 अप्रैल को उनका क्या बनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में बनाया था 14 अप्रैल को। उन्हीं के 131वीं जयंती के अवसर पर, 131वीं जयंती के अवसर पर पुस्तक लॉन्च की है, द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा लड़का जिसने संविधान लिखा। ये पुस्तक लॉन्च की है उनके जयंती के दिन, यही 14 अप्रैल 2022। 14 अप्रैल 2022 में उनकी 131वीं जयंती बनाई गई है और उस जयंती के दिन ही द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया है। उसके लेखक कौन है? तो याद रखना, राजेश तलवार द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, राजेश तलवार, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उनके बचपन और उनकी जवानी के समय जो उनने मानसिक गतिविधियां झेली हैं शुरुआत में, क्योंकि वो ST/SC फैमिली से थे, तो उनने बहुत सी चीज़ें झेली हैं। इसलिए उनने रिजर्वेशन को, आपको मालूम है, रखा गया था। गोलमेज सम्मेलनों में भी करा, फिर जो पुणे एक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य, तो वहाँ पे भी उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही थी। तो ये रिजर्वेशन के फेवर में थे। आज इन्हीं के कारण पूरे भारत में रिजर्वेशन है। और भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू, इंदौर जिले के अंतर्गत एक महू तहसील है, महू में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, इनको भारतीय
मनु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विधि निर्माता है ये, विधि या कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भारतीय मनु के नाम से भी ये जाने जाते हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, तो ये राजेश तलवार ने उनकी ये पुस्तक का विमोचन करा है उनकी 131वीं जयंती के दिन, जो कि 14 अप्रैल 2022 को मनाई गई। ठीक है, राजेश तलवार। नेक्स्ट देखते हैं, युवा तथा महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस सर्च इंजन कंपनी के साथ एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये एमओयू किसके साथ साइन करा तेलंगाना सरकार ने? तो याद रखना, गूगल के साथ साइन करा है। किसके साथ साइन करा है? गूगल सर्च इंजन के साथ साइन किया है, जिससे कि तेलंगाना सरकार अपने राज्य के अंदर जो भी महिला उद्यमी हैं उनको डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ प्रदान कर सके, मतलब डिजिटल संबंधित पूरी प्रदान मतलब लाभ जो भी होता है वो महिला उद्यमियों को प्रदान हो सके, है ना। तो इसके लिए उनने गूगल के साथ क्या करा है? समझौता करा है ना। तो डिजिटल सेवा को अच्छा करने के लिए गूगल यहां पर क्या करेगा? इनके साथ काम करेगा। किसका? तेलंगाना सरकार के साथ। ठीक है ना। तेलंगाना सरकार की हम बात करें, तेलंगाना को हम बनाया ही कब है? 2014 में तो ये स्टेट ही बना है, बहुत जल्दी डेवलप्ड हो रहा है। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है ना। गूगल की बात करें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। क्या है? सुंदर पिचाई। और ये भारतीय मूल के हैं, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। फिर इनका पढ़ाई कुछ स्कूलिंग यहीं से हुई, बाद में हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए और अभी क्या है ये सीईओ सुंदर पिचाई। अभी तक जितने भी सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, सबसे ज्यादा इनकी क्या है? इनकम है सीईओ के रूप में, सबसे महंगे, सबसे विख्यात। आज आप अगर मोबाइल में हेलो बोलकर पूरी इंफॉर्मेशन आप मोबाइल में ला रहे हो तो वो इन्हीं की दिमाग है। और आप मैप जो यूज कर रहे हो गूगल मैप, वो भी इन्हीं का दिमाग है। तो गूगल को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय सुंदर पिचाई को है, इसीलिए बहुत हाई चार्ज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सादे व्यक्ति है, मगर दिमाग में इनका तोड़ नहीं है, बहुत ही ज्यादा माइंड चलाते हैं। ठीक है, तो आज आपका जीवन सरल करने में कहीं ना कहीं इनका हाथ है, क्योंकि आज आप गूगल से कुछ भी बोलते तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने तुरंत विद इन अ सेकेंड आ जाती है। गूगल में आप मैप के पास जाते तो आपको हर रास्ते तुरंत मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई सुंदर पिचाई जी बहुत ही विख्यात व्यक्ति है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी सुंदर पिचाई, जिनका जन्म भारत के चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। इसलिए साउथ को ज्यादा सौगात देते हैं भैया ये। साउथ, तेलंगाना भी साउथ में ही है। ठीक है ना, साउथ इंडियन स्टेट है, तो भाई इनको भी सौगात दे दिए गूगल ने। उनकी उद्यमी महिलाओं को डिजिटलाइज करने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करने के लिए उन्होंने साथ में क्या कर लिया? एमओयू साइन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, तेलंगाना के अभी हाल ही में जो सीएम है वो कौन है? चंद्रशेखरन। चंद्रशेखर बाबू। क्या है? चंद्रशेखर बाबू। ये कौन है? ये भी बोल सकते हो कि पहले सीएम है, दोबारा भी नॉमिनेट हो चुके हैं, पहले भी सीएम यही थे, है ना। तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के नहीं बोल रहा हूं मैं, तेलंगाना के बोल रहा हूं, है ना। एस चंद्रशेखर राव इनके क्या है? सीएम है वर्तमान में। स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। और इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है ना। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी? तो फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों तथा हस्तशिल्प निर्माता की सहायता करने और उनके प्रशिक्षणों को और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो आपके छोटे व्यवसाय हैं, मतलब जो हैंडलूम कार्य करते हैं, जो छोटे बुनकर हैं, इनको टारगेट करा फ्लिपकार्ट ने। बुनकरों, हस्तशिल्प निर्माताओं, और उनको प्रशिक्षण भी देगा कौन? फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी। तो फ्लिपकार्ट ने ऐसे क्षेत्र में
भी हाथ डाल लिया है। भाई आपको मालूम है ई कॉमर्स कंपनी, आपने देखा होगा आजकल आप अमेजन या फ्लिपकार्ट, ये दो बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनी है भारत की, देखा जाए तो भारत की नहीं विश्व की है। तो आप कभी भी कुछ भी आपको परचेस करना तो आप या अमेजन ही करते हो या तो फ्लिपकार्ट करते हो। तो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में भारत के एक राज्य के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं। और किसके लिए? क्योंकि उस राज्य के जो हस्तशिल्प कलाकार हैं और बुनकर हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनको वो प्रशिक्षण भी देगा और इसी माध्यम से इस जोन में भी वो आ जाएगा। भैया इस जो भी बुनकर है उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में सेल कर पाओगे। तो ऐसे किस राज्य को उनके साथ मतलब फ्लिपकार्ट ने अपने साथ क्या करा है, एमओयू साइन करा, तो वो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के कारीगर, बुनकरों तथा हस्तशिल्प निर्माताओं को प्रशिक्षण देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए फ्लिपकार्ट ने पश्चिम बंगाल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों मिलकर अब अच्छे से काम करने वाले हैं। तो जितने भी पश्चिम बंगाल में, आपको मालूम होगा कि जितने भी कारीगर है, छोटे छोटे जो मूर्ति कारीगर हैं, सब आपको वहीं मिलेंगे। पूरे भारत में मूर्ति बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और भारत के अन्य कोनों तक भी यहाँ के कारीगर जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने वहीं उन कारीगरों को प्रशिक्षण देगा और उनकी सहायता करेगा, है ना, आर्थिक रूप से और ई कॉमर्स कंपनी के रूप से। तो पश्चिम बंगाल के साथ उनने एमओयू साइन करा है। किसने? फ्लिपकार्ट ने। याद रखना, फ्लिपकार्ट ने पश्चिम बंगाल के साथ एमओयू साइन करा है। और किसके साथ एमओयू साइन करा है? वहां के छोटे छोटे कारीगर, बुनकर और हस्तशिल्प निर्माताओं के साथ। इनकी वो सहायता भी करेगा और इनको प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने मेंशन करा है। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको मालूम होगा ये पूरे भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा से संबंधित योजना है। इसका लाभ 10 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को संभावित है। मतलब 10 करोड़ तक तो जा चुका है। 5 लाख रुपए तक का, कितना? 5 लाख तक का एक गोल्ड कार्ड बनता है इसका। अगर आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपको इस गोल्ड कार्ड से 5 लाख तक का जो भी खर्च है वो बेयर करेगा। कौन? इस योजना के तहत सरकार बेयर करेगी। 5 लाख तक का गोल्ड कार्ड है। गोल्ड कार्ड आप बना लेते हैं तो 5 लाख तक का जो वित्तीय सहायता है वो सरकार द्वारा आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप मेडिक्लेम करवाते हो, मेडिक्लेम, तो मेडिक्लेम में तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, यहां तो पैसा भी नहीं देना, आपको फ्री में कार्ड बन जाएगा। बस ये तो गरीबों के लिए है, गरीब बीपीएल परिवार जो मेडिकल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी योजना है जिसका लाभ 10 करोड़ तक पहुंच चुका है अभी तक। 10 करोड़ इवन बहुत, और 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। 50 करोड़, धीरे धीरे ये देश बढ़ता जाएगा, 50 करोड़ से 1 अरब हो जाएगा। फिर भाई हमारे भारत देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक साथ तो सबको ये फैसिलिटीज दे नहीं सकते हम। धीरे धीरे उन्होंने टारगेट रखा हुआ है ना। प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा। मतलब प्राइवेट अस्पतालों को भी इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। सरकारी योजना है मगर सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इस योजना का लाभ होगा। तो जो भी बीपीएल कार्ड धारक है वो जल्दी नहीं बना है तो बना ले कार्ड और इस योजना का फायदा उठाए। बहुत बड़ी योजना है। एमपीपीएससी 2020 में ये आयुष्मान योजना का क्वेश्चन भी आया था। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी करते, करेंट पे अप्रैल में है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला सांबा जिला बन गया है। वे किस केंद्र शासित प्रदेश पे स्थित है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला 100% लोगों को या परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जिसने इस योजना का 100% लाभ उठा लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक तो आयुष्मान योजना और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है अलगाववादी नेता और वहां के मिलिटेंट्स, ये लोग वहां की घाटी को शांत नहीं रहने देते। आए दिन वहां पे कोई ना कोई खून खराबा होता रहता है। तो उधर के सांबा जिला 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश कौन? जम्मू कश्मीर। तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन, अगेन करेंट का क्वेश्चन है। ये अप्रैल में ही बात हुई है, अप्रैल में ही ये
डाटा हमारे पास आया है, तो ये आपके एमपीपीएससी क्वेश्चन में आने का पूरा हो सकता है आयुष्मान से लेकर, क्योंकि वाराणसी विश्व की सबसे बड़ी मेडिक्लेम योजना है ये, आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना, जन आरोग्य योजना। इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शॉर्ट में इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में किस देश के लोक प्रसारक रेडियो वाई टेलीविजन के साथ एमओयू को पर हस्ताक्षर करें? तो टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र पर हमारे भारत किस देश के साथ अच्छे संबंध होने वाले हैं? तो याद रखना अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के प्रसारक रेडियो वाई टेलीविजन संस्था के साथ हमारे भारत के प्रसार भारती ने क्या करा है? एमओयू पर साइन कर दिए है। तो दोनों की प्रसारण व्यवस्था को सुधारने के लिए और उस पर तरक्की करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। तो अर्जेंटीना के साथ हमने ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। अभी तक प्रदीप कुमार जोशी थे यूपीएससी के अध्यक्ष, मगर इनका स्थान अब किसने ले लिया? तो याद रखना मनोज सोनी जी, वर्तमान में अप्रैल में इनकी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बना लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना 90 से 95% है। तो वर्तमान में बहुत सारे लोगों को एक्चुअली प्रदीप कुमार जोशी याद है। ठीक है, तो प्रदीप कुमार जोशी पदस्थ हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, है ना। डॉक्टर मनोज सोनी इनका स्थान लेने वाले हैं। तो यूपीएससी का सर्जन किस आर्टिकल के तहत होता है? 315 आर्टिकल के तहत यूपीएससी का सर्जन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वर्तमान में कौन बन गए हैं? मनोज सोनी जी यूपीएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं। किसका स्थान लिया है? प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। नेक्स्ट, विश्व आवास दिवस, जिसको हाल ही में अप्रैल 2022 में मनाया गया है, जिसका विषय लिफ्ट योर वॉइस था, अप्रैल के किस दिन में यह बनाया जाता है? तो देखिए, थोड़ा अटपटा सा दिवस है भाई, बोलने की अभिव्यक्ति हर किसी को होनी चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस दिवस की स्थापना की गई है और हर अप्रैल के 16 तारीख को यह दिवस मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस बनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी विश्व आवाज दिवस की? लिफ्ट योर वॉइस। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा था दिवस, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। अप्रैल के दिवस और भी है, देख लेते हैं। ठीक है ना, याद रखना विश्व आवाज कब उठानी है आपको? 16 अप्रैल को उठानी है। तो 16 अप्रैल को हर साल विश्व आवाज दिवस के रूप में बनाया जाता है, जिससे कि लोग अपना एटलीस्ट स्वतंत्रता तो रख सके, बोलने की स्वतंत्रता तो हो, उसी को माइंड में रखते विश्व आवाज दिवस बनाया जाता है। लिफ्ट योर वॉइस इस बार का जो विषय था विश्व आवाज दिवस का, लिफ्ट योर वॉइस था। अगर हम अप्रैल के और महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को ही ग्रीष्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। तो 2 अप्रैल को कितनी डेट है? एक तो बाल पुस्तक दिवस और दूसरा ग्रीष्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को बनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो 5 अप्रैल को बनाया जाता है। यहां पर ऐसे दिवस मैंने मेंशन करे हैं जो आपने सुने कम होंगे और वही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए मेंशन करें, तो इनको ध्यान रखना। 2 तारीख को 2 दिवस बनाए जा रहे हैं। कौन सा? एक तो अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, दूसरा ग्रीष्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। फिर 5 अप्रैल को समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाया जाता है। 7 अप्रैल को आप देख चुके हो योर प्लैनेट अवर हेल्थ, ये इसका क्या था? 2022 का विषय था। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंतरराष्ट्रीय अंतःकरण दिवस 5 अप्रैल को बनाया जाता है, मतलब समुद्री दिवस और अंतःकरण दिवस सेम दिन में बनाया जाता है, 5 अप्रैल। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस, पूछा जा चुका है, कोई ना कोई एग्जाम में देखा है मैंने, पूछा गया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मानव को अंतरिक्ष में उड़ान के लिए एक दिवस बनाया गया है, कब? 12 अप्रैल।
सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस, जो ऊपर पगड़ी लगाते ना कौन? सरदार लोग, तो उन्हीं के लिए 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पगड़ी दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस भी मनाया जाता है और पगड़ी दिवस भी मनाया जाता है। फिर 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस और विश्व आवास दिवस। तो विश्व आवास दिवस भी 16 अप्रैल को और हाथी बचाओ दिवस भी 16 अप्रैल को और विश्व आवास दिवस भी 16 अप्रैल को बनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, IMP कर लेना, है ना। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, तो ये थोड़ा मेडिकल संबंधित दिवस है। हीमोफीलिया एक बीमारी है और लीवर दिवस, लीवर आपका पेट होता है, उसके दिन भी 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को, यह भी एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। 22 अप्रैल पता पढ़ चुके हो आप लोग, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। तो हीमोफीलिया 17, 19 लीवर और 25 मलेरिया। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपको कुछ इस पे अटपटे लगे होंगे, वो अटपटे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन दिवस के साथ ही मैं क्लास यहां समाप्त करता हूं। आई होप अप्रैल के इस करेंट को आपने एंजॉय किया होगा और आपको यहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे। अच्छे लगे हो क्वेश्चन, डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आकार IAS का चैनल भी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि अभी वर्तमान में जो एग्जाम होने वाला है वहां तक मेरी आवाज और ये क्वेश्चन पहुंच पाए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।